हाँ जी दोस्तों, चलिए तो बहुत ही अच्छी, मस्त और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे अब इस लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि आपके यूनिट 2 का लास्ट पार्ट भी एक तरीके से। ये बेसिकली आपको ज्यादा अच्छे से और दिल से समझ में आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि ये हम अपनी इंडिया की बात करेंगे जिसके अंदर ऐसी इकोनॉमी चलती है, ऐसी इकोनॉमी को चलाया जाता है। ठीक है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक आपने क्या देखा, एक बार पहले उसको रिकैप ले लो क्योंकि उसकी मदद से ही ये अपने आप में मिक्स हो पाएगा। क्योंकि ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब क्या होगा कि आपने एक देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा आपने देखा सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों के फीचर को, इन दोनों के अच्छाइयों को जोड़ा जाएगा और बुराइयों को हटा दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में आपने क्या देखा कि भैया मार्केट ही भगवान है, कस्टमर ही भगवान है, उसको ध्यान में रखना है और मार्केट डिसाइड करेगा, मतलब कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म यहां पे चलता है। इसमें आपने क्या देखा कि भैया गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ही भगवान है, गवर्नमेंट ही सब कुछ चलाएगी और गवर्नमेंट के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। मार्केट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सारे लोग बेकार हैं। ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है कि ऐसा करो ना यार, मार्केट की भी सुन लो, गवर्नमेंट की भी सुन लो और इन दोनों के अंदर की इकोनॉमी के अंदर जितनी अच्छाइयां हैं वो सारे ले आओ। इनके अंदर कुछ हमने डिमेरिट्स की बात की थी, उसको छोड़ देना, उसको मत लेके आना। तब जो इकोनॉमी क्रिएट होगी वो बनेगी हमारी क्या, इंडिया, वो बनेगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे हमारा चलता है, जो कि बात करता है कि भैया हमें मार्केट्स के फैक्टर्स को भी उठाना है, गवर्नमेंट के द्वारा भी, जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए रिसोर्सेज को, उसको भी ध्यान रखना है और उन दोनों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को रन करना है। चलिए देखते हैं। तो कह रहा है क्या, इन फैक्ट एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड मेक्स यूज ऑफ बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इट्स नेचर। कह रहा है कि ज्यादातर इकोनॉमी जो है रियल वर्ल्ड के अंदर वो इसके थ्रू ही काम करती है, जहां पे मार्केट का भी यूज होता है और गवर्नमेंट का भी यूज होता है। In a mixed economy, the aim is to develop a system which tries to include the best feature of both the controlled economy and the market economy। मतलब कि कंट्रोल इकोनॉमी का भी यहां पे यूज फीचर्स ले दिए जाएंगे और मार्केट इकोनॉमी के लिए भी ले जाएंगे और एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डिमेरिट्स दोनों का। तो कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, जो हमने सोशलिस्ट देखा था। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, जो हमने देखा था कैपिटलिस्ट। तो इन दोनों के फीचर्स को उठा लेना है, इंक्लूड कर लेना है और एक्सक्लूड कर देना है इन दोनों के डिमेरिट्स को। तो जो इकोनॉमी क्रिएट होगी वो हमारी कहलाएगी, जो इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होगा वो कहलाएगा हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम। इट अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। कह रहा है जी प्राइवेट एंटरप्राइज होनी चाहिए, ये इसको अप्रिशिएट करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये अच्छी बात कह रहा है। विद देयर एम्फेसिस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, और वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। वास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड, द यूएसए, इटीसी इज ड्यू टू प्राइवेट एंटरप्राइज। अब इसने वहां से अच्छी चीज क्या उठाई कि भैया देखो ना, यूएसए इतना अच्छा जो डेवलप कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज है वहां पे, इस वजह से कर पा रहा है। At the same time, it is noticed that private property, profit motive and self-interest of the market economy may not promote the interest of community as a whole। लेकिन यहाँ पे एक डिमेरिट क्या जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि भैया ये कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते, वेलफेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बड़े गंदे लोग हैं। ये प्राइवेट, इनको क्या आजादी मिल जाती है, प्रॉफिट करने लग जाते हैं, कम्युनिटी के बारे में सोचते ही नहीं है। तो एंड एज सच द गवर्नमेंट शुड रिमूव दिस डिफेक्ट ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। अभी कह रहे हैं कि भैया चलो जी प्राइवेट का फीचर रहने देंगे, लेकिन जो ये आप जो वेलफेयर की एक्टिविटी नहीं करते हो ना, ये एक डिफेक्ट है, ये आपके अंदर क्या है, एक डिफेक्ट है, इसको यहां से रिमूव कर देंगे। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट इटसेल्फ मस्ट रन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड एलिमिनेट द फ्री प्ले ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी खुद रन करना पड़ेगा। खुद क्या रन करना पड़ेगा, इस टाइप के इंडस्ट्रीज, जिससे कि वो प्रॉफिट मोटिव टाइप की चीजों को वो हटा भी पाए और फ्रीली प्ले हो। फ्रीली प्ले का मतलब कि यहां पे कोई मैनिपुलेशन ना हो, इंडस्ट्री के अंदर कोई एक आला मालिक ना बन के बैठ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कौन है, बीएसएनएल, एमटीएनएल। टेलीकॉम में कौन है, बीएसएनएल, एमटीएनएल। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर ये नहीं होगा तो यहां पे फिर प्राइवेट प्लेयर ही तो बच जाएंगे। प्राइवेट प्लेयर तो फिर अपनी तरीके से काम करेंगे, मोनोपोली क्रिएट करेंगे, भगवान जाने क्या क्या कर देंगे। तो इसलिए इस चीज में गवर्नमेंट कहती है कि भैया हम भी अपना इंटरफेरेंस रखेंगे, हम भी ऐसी एक इंडस्ट्री में एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को इंट्रोड्यूस करके रखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक पकड़ बना के रखेगा और बाकी लोगों को भी फेयर प्ले, फ्री प्ले का मौका वहां पे देके चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Private enterprise, which has its own significance, is also allowed to play positive role in mixed economy. However, the state imposes necessary measures to control and regulate the private sector। कह रहा है कि भैया वो भी काम कर सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए उनके लिए काफी सारी रेगुलेशंस वगैरह क्रिएट की जाती है, टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन। मतलब नेशन के खिलाफ काम ना करें, इनकी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही काम करें।
अब देखो इसके अंदर एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, गवर्नमेंट मतलब इंडिया की गवर्नमेंट का ये एक मतलब कोशिश होती है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के अंदर प्राइवेट प्लेयर भी हो। प्राइवेट प्लेयर क्यों हो, ये समझ रहे हो जरा। इन्होंने क्या देखा कि भैया जिस कंट्री में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर थे वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, बहुत ही अच्छा उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। जिस कंट्री में पूरा गवर्नमेंट था वो भी ग्रोथ अच्छा कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, इसके अंदर भी कुछ कमी थी, इसके अंदर कुछ कमी थी। ये कह रहे हैं भैया हम अपनी कंपनी में ऐसा करते हैं ना, हर एक इंडस्ट्री में प्राइवेट को भी रख लेते हैं और पब्लिक सेक्टर को भी रख लेते हैं। उससे क्या होगा, कंपटीशन भी चलता रहेगा, पब्लिक सेक्टर रहेगी तो एक तरीके से कंट्रोल भी रहेगा। पब्लिक सेक्टर अगर काम करेगी, बीएसएनएल एनटीएल भी काम कर रहा है अगर, तो उस केस में कंट्रोल भी है कि हाँ चलो जी मार्केट में हमारी प्रेजेंस भी है, गवर्नमेंट की भी प्रेजेंस है, प्राइवेट भी है, तो उस चक्कर में एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी आएगी, ज्यादा अच्छे इन्वेंशन हो पाएंगे, ज्यादा अच्छी क्वालिटी होगी, कस्टमर्स जो है कंज्यूमर्स जो है उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, प्राइस जो होगा वो बिल्कुल रीजनेबल हो पाएगा, कंपटीशन भी आपस में क्रिएटेड रहेगा। तो इस टाइप की सोच के लिए, ताकि एक आउटकम बहुत अच्छा निकल के आए। इवन तो आपने रिसेंट में सुना होगा जो कोल था, कोल इंडस्ट्री जो थी जिसके अंदर पूरा मोनोपोली था हमारी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने उसको खुद से प्राइवेट प्लेयर के हाथ में डाल दिया। मतलब उसमें भी कहा कि इस कोल इंडस्ट्री के अंदर भी प्राइवेट प्लेयर जो है वो आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि जब प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो कहीं ना कहीं कोल जो है वो अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन क्वालिटी और इसकी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इसकी और अच्छी होगी। तो इस टाइप की एक्टिविटीज गवर्नमेंट आजकल कर रही है। जैसे आपने देखा एलआईसी के अंदर ऐसा कुछ हुआ था कि उसके अंदर भी प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया था, उसके कुछ स्टेक बेचे गए थे प्राइवेट हाथों में। तो जनरली पर्पस यही है कि जब प्राइवेट भी होगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जब करती है तो उसके अंदर करप्शन टाइप की चीजें जो आपने देखी सोशलिस्ट इकोनॉमी में था वो वहां पे आ जाती है। तो उसको भी एलिमिनेट करना है और दोनों को मिक्स करते हुए काम चलाना है इनको मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। आगे देखते हैं फीचर्स क्या है। तो फीचर्स कह रहा है कि भैया यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट भी और पब्लिक भी। यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है, पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं, एयरटेल भी काम करता है और बीएसएनएल भी यहाँ पे काम करता है। तो इनफैक्ट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि आपको पता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप के सेक्टर्स हैं। नंबर 1 इज प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि एयरटेल एग्जांपल ले लो, जो कि पूरा का पूरा प्राइवेटली कंट्रोल होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी वो अपनी एग्जिस्ट कर सकते हैं, अपनी इनिशिएटिव उसके अंदर जो मर्जी वो लगाते हैं, और गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ वहां पर रेगुलेशंस होती हैं जिसको उनके ऊपर इंपोज किया जाता है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप लेबर के ऊपर किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते क्योंकि लेबर लॉज अलग से बने हुए हैं। फैक्ट्रीज के लिए फैक्ट्रीज एक्ट अलग से बने हुए हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल लॉज अलग से बने हुए हैं, बोनस का अलग से बना हुआ है, कंपनसेशन का अलग से बना हुआ है, ग्रेचुइटी का अलग से बना हुआ है। कहने का मतलब है कि कई सारे ऐसे लॉज हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स पे इंपोज किए जाते हैं और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नजर बनी रहती है कि वो भी किसी भी प्रकार की गलत हरकतें ना करें इस कंट्री के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर। दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली वो हो गया जो कि प्रॉफिट इनका मकसद नहीं है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो रन करती है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर वो कहलाती है पब्लिक सेक्टर। तीसरा आता है आपका कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि एलआईसी जो है, एलआईसी पूरा गवर्नमेंट था, उन्होंने कुछ स्टेक प्राइवेट को दी थे, तो अब क्या हो गया, ये क्या बन गया हमारी कंबाइंड सेक्टर, जहां पे प्राइवेट स्टेक भी होगा और पब्लिक स्टेक भी होगा। जैसे आपका एक कंपनी है कॉनकॉर, इसकी फुल फॉर्म आप मुझसे मत पूछ लेना, अभी फुल फॉर्म आप गूगल कर लेना। ये एक जो थी ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, इसके भी कुछ स्टेक को बेचा गया और इसको भी बना दिया गया क्या, कंबाइंड सेक्टर, जिसके अंदर प्राइवेट भी प्लेयर्स भी हैं और गवर्नमेंट भी हमारी दोनों तरीके से मिक्स करके काम कर रही है। तो इस टाइप की कंपनीज भी हमारी इस टाइप की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड सेक्टर। नाउ क्या फीचर्स हैं, क्या फायदा है। देखो हम जब बात कर रहे हैं इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, और जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली बात है हम बुराई तो देखेंगे नहीं, हमें बुराई तो पसंद आती नहीं है। ऊपर से इंडिया के अंदर ही किताब छपी है तो ऑब्वियसली बात है बुराई तो कतई नहीं लिखी जाएगी। तो यहां पे सिर्फ लिखे गए इसके मेरिट्स, कोई भी डिमेरिट्स इसके नहीं लिखे गए हैं और उसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठता। तो क्या कहा जा रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के पास क्या मेरिट्स होते हैं, तो जितने भी मेरिट्स अवेलेबल हैं कहां पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जितने भी मेरिट्स अवेलेबल हैं कैपिटलिस्ट के अंदर और सोशलिस्ट के अंदर, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और बन जाते हैं वो मेरिट्स मिक्स्ड इकोनॉमी के। जैसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये आपका था मेरिट कैपिटलिस्ट के अंदर। प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन फोर्सेस, ये सारी चीजें भी यहां पे चलती हैं, ये भी आपका कैपिटलिस्ट के अंदर था। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये भी आपका कैपिटलिस्ट के अंदर था। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये भी आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर था, इसको भी उठा के यहां पे ले आया गया। नाउ
इंकरेजेस इंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, मतलब कि इंटरप्राइज को फ्रीडम देना, इंकरेज करना ताकि वो आए और काम करें, बेशक रिस्क ले लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, अगला है एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज, मतलब ये चीज एक ध्यान में रखने वाली आ गई कि भैया इकोनॉमिक प्लानिंग यहां पे की जाती है, मतलब कि ये सोशलिस्ट के अंदर था, इकोनॉमिक प्लानिंग वहां पे की जा रही थी, वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी, सेम टू सेम हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी प्लान प्रायोरिटीज होगी उसके बेस पे किया जाता है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है उसके अंदर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा और प्लान प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तो ये एक एडवांटेज है जो कि मेरिट का पार्ट बनता है। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अब ये उसके अंदर नहीं था, ये कैपिटलिस्ट के अंदर नहीं था, लेकिन ये किसके अंदर था, आपका सोशलिस्ट के अंदर था, तो इसको उठा लिया गया कि भैया एक्सप्लॉयटेशन वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन टाइप की चीजें नहीं चलेंगी इस इकोनॉमी के अंदर, तो उसको यहाँ पे उठाया गया है। साथ ही में कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, तो अब यहाँ पे इनकम इक्वालिटी तो कोई सेंस नहीं बनता, वो तो गलत चल रहा था, तो इसलिए इनकम इक्वालिटी की बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक इंसान समान है, ठीक है ना, जैसे कि मेल फीमेल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रखा जाएगा, दिस इज व्हाट सोशल इक्वालिटी, तो इस टाइप की इक्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, किसी भी टाइप के किसी भी जाति धर्म के अंदर कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, दिस इज व्हाट अगेन अ काइंड ऑफ इक्वालिटी। इनकम इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अवॉइडेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर्स सच एज एनवायरमेंट एंड लेबर रेगुलेशन, मतलब क्या हुआ कि कट थ्रोट कंपटीशन टाइप की चीजें जो है वो यहाँ पे हटाई जाती हैं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग मेजर्स लेके जाती है जिसके थ्रू एनवायरमेंट को बचाया जाता है, लेबर्स को बचाया जाता है, उनके थ्रू अलग अलग कानून अलग अलग रेगुलेशंस वगैरह ड्राफ्ट करके, तो कहीं ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन टाइप की चीजें भी यहाँ पे इतनी नहीं रह जाती जो कि होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। तो ओवरऑल ये सारी आपको फायदे बताए गए जो कि होती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है ना, एक ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं पूरा पढ़ना चाहूंगा, इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, इसलिए एंड देन हमारा ये खत्म ही हो जाएगा यूनिट। चलिए जी फटाफट से देखते हैं। कह रहा है हाउएवर मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज अ गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। ठीक है, हमेशा ये इसके बीच में चलना एक अच्छा एक तरीके से गोल्डन पाथ जो कहा जा रहा है वो नहीं होता। इट सफर्स फ्रॉम सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटीज। मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट resulting in reduced incentives and constrained growth of the private sector, poor implementation of planning, higher rate of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, undue delay in economic decision and poor performance of the public sector. Moreover, it is difficult to maintain proper balance between public and private sectors. ठीक है ना, और कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर से अगर चलेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, गवर्नमेंट का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो जैसे हाई रेट ऑफ टैक्सेशन की बात हुई, करप्शन की बात हुई, इस टाइप की चीजें भी चलेंगी, रिसोर्सेज वगैरह कई सारे वेस्ट भी किए जाएंगे, डिलेज होगा इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर, जो सारी प्रॉब्लम थी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम कैपिटलिस्ट के सारे फीचर को उठाएंगे, प्रॉब्लम को नहीं उठाएंगे, सोशलिस्ट के सारे फीचर को उठाएंगे, प्रॉब्लम को नहीं उठाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, हमेशा कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा जब आप फीचर्स उसके लोगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट बेस्ड रन करना चाहोगे तो गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर करप्शन अपने आप ही आ जाएगा, चाहते हो कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर जो डिले वाली प्रॉब्लम थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो इस टाइप की चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट है इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाना और सिर्फ अच्छी चीजों को उठाना, बुरा चीज को नहीं उठा पाना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, in the absence of a strong government initiative, the private sector is likely to grow disproportionately. The system would be resemble capitalism with all the disadvantages. कह रहा है कि अगर strong government initiative ना हो तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो गलत तरीके से ग्रो कर सकती है और बेसिकली वो एक तरीके का गलत प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो क्या ना हो तब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आपकी पॉसिबल तभी हो पाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी आपका तभी अच्छे से चल पाएगा जब आपकी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत होंगे स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से गवर्नमेंट इन चीजों को मैनेज करेगी, तभी जाके ये हो सकता है कि प्राइवेट पे भी लगाम लगाया जा सके और अच्छे से काम करवाया जा सके, पब्लिक सेक्टर पे भी लगाम लगाया जा सके, अच्छे से काम करवाया जा सके। तो ओवरऑल डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या और गवर्नमेंट किस तरीके से इसको मैनेज कर सकती है। अदरवाइज हम इनके फीचर्स लेने के चक्कर में इनके डिसएडवांटेजेस को भी लेके आ जाएंगे और उससे कहीं ना कहीं पूरी मिक्स्ड इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो कि होता था, थोड़ा बहुत होता है और हो सकता है कि किस तरीके से मैनेज होगा वी कांट से, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखना है मिक्स्ड इकोनॉमी एज वेल एज इंडिया के रिगार्ड में। अब हमने एक तरीके से इसकी पूरी स्टडी कर ली थियोरेटिकली। अब आपने देखा यूनिट 1 हमने पढ़ा,
अब आप कहोगे सर पढ़ तो लिया, याद कैसे रहेगा? फिर यूनिट 2 हमने पढ़ा, फिर आप कहोगे सर ये भी पढ़ लिया, याद कैसे रहेगा? देखो, पढ़ के याद करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी आपको पढ़ाया गया इसको मल्टीपल टाइम या तो आप खुद से रीड कर लो या फिर मल्टीपल टाइम इस वीडियो को ही प्ले कर लो कान में ईयरफोन लगा के। एक तरीका ये होता है। मल्टीपल टाइम जब रीड करोगे तो आपको एग्जैक्ट याद तो करना नहीं, क्योंकि आपको आंसर नहीं लिखने हैं। द थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट, आपको वर्ड्स, आपकी टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ताकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। नंबर 2 होता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी करनी होती है? हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की। तो जैसा कि आप देखोगे इस चैप्टर के बाद हमारे पास शुरू होंगे एमसीक्यूज, जो कि 35 क्वेश्चन है उस एमसीक्यूज की, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस 35 क्वेश्चन को आप अगर कर लोगे तो आपका यूनिट 1 जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा और यूनिट 2 जो है वो भी पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। इन दोनों यूनिट से उठाए हुए, मतलब कह सकते हो कि पूरे चैप्टर 1 से उठाए हुए क्वेश्चन है जो इन 35 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया गया है, जिसकी हम बात करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको इसको ध्यान से करना है, इसकी प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं है इन सारी वीडियोस को देखने का, इनको पढ़ने का, अनलेस अदरवाइज कि आप पढ़ो और साथ में फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करो, ताकि आपको एक्चुअल फील आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं और किस तरीके से आपको उसमें से सही आंसर को चुनना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक तरीके की कला है। एमसीक्यू करना इतना भी आसान नहीं जितना हमें लगता है, या हमें बचपन में लगता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, टिक मार देंगे, काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है और साथ ही में आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको किया जाता है। उसकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए फिलहाल इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। चैप्टर 1 इज ओवर। ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको अच्छे से समझ में आया हो ऐसी मेरी होप है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं अपने फर्दर वीडियोस के अंदर। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।